अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक विद फ़ायज़ा बुखारी में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर अकबरी मंडी में। रमज़ानुल मुबारक के महीने की आमद है। अशियाए ज़रूरियात ज़िंदगी की जो कीमतें हैं उनमें कितना इजाफा हुआ है या कितनी कमी हुई है, ये आज के इस प्रोग्राम में जानेंगे और बिलखुसूस बात करेंगे चीनी पर। चीनी का बहरान जो है वो क्या था, कैसे आया था और इसके पीछे की कहानी क्या थी, और उस मार्केट में जो लोग हैं वो इस बहरान को किस तरह से देखते हैं, ये सब जानेंगे आज के इस प्रोग्राम में। आज एक आम आदमी से पूछते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, रमज़ान मुबारक की शॉपिंग की जा रही है। मंडी में लोग तशरीफ़ लाए हुए हैं। यहाँ पर खजूरें जो हैं उनकी भी शॉपिंग की जा रही है और बाकी चीज़ों को भी ख़रीदा जा रहा है। यहाँ पर एक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे इधर तो तकरीबन अकबरी मंडी है जहाँ तो हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए। यहाँ भी बहुत ज़्यादा महंगी है, हमारी पहुँच से भी ज़्यादा, मतलब हम ख़रीद ही नहीं सकते, इतनी महंगाई है। खजूरें पहले ये खजूरें पहले तकरीबन 100 रुपये 150 रुपये किलो होती, अब 400 500 600 रुपये किलो हैं। खजूरें भी महंगी है, तकरीबन हर चीज़ ही जाए ज़रूरत की, गुड़ है, चीनी, शक्कर है, घी है, जो भी कुछ लगा लो वो सब महंगा है यहाँ। गवर्नमेंट की तरफ से तो बाकायदा चीज़ें जो हैं उनकी कीमतों में कमी की बात की जा रही है, फिर भी इसके बावजूद आपको चीज़ें महंगी मिल रही हैं। जी, गवर्नमेंट सिर्फ मीडिया पर ही काम करती है, वैसे मीडिया पर बयान देती है और कानूनी कार्रवाई कोई नहीं है। कोई बात होती है ना, कोई मतलब लोगों की आवाज़ सुनने की, वो नहीं है। कोई भी दुकानदार अपनी मर्ज़ी के रेट लगा रहा है। दूध देख लो, दही देख लो, यानी कि किसी चीज़ को भी हाथ नहीं लगाया जाता। हर गरीब आदमी, ख़रीदार, हर आदमी परेशान है। रमज़ान मुबारक का महीना है, लेकिन इस महीने में तो हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए, लेकिन हर चीज़ ही महंगी है। ये जो हमारे ताज़ा हज़रात हैं ना, जब मैं आती है ना ईद या रमज़ान, तो हर चीज़ डबल महंगी कर देते हैं, यानी कि हमारी क़ुव्वत ख़रीद से भी ज़्यादा होती है। तो हमने माह रमज़ान के रोज़े तो रखने होते हैं, हर मुसलमान ने, हर मोमिन पर फ़र्ज़ है रोज़े रखने होते हैं, लेकिन हर आदमी इस वेला ख़रीदार कर ही नहीं सकता। रोज़े क्या रखने हैं, कोई चीज़ नहीं है, बस रोज़े तो हमने रखने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो माह मुबारक है कि जिसके अंदर हम लोग हर चीज़ का ख्याल रखते हैं कि एक आम आदमी को भी उस खुशी में शामिल किया जाए और उसके दस्तरखान पे भी हर चीज़ मुहैया होनी चाहिए। खजूर बेच रहे हैं यहाँ पर भाई, उनसे बात करते हैं कि खजूर का जो रेट है गुज़िश्ता दौर में किस तरह से था और अब इसका जो रेट है वो किस तरह से है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, खजूर का रेट क्या है? खजूर का रेट 200 220, लेकिन इस बड़ी खजूर महंगी है। हाँ जी, खजूर महंगी होने की वजह? खजूर महंगी होने की यही वजह है, क्या नाम है, ये जो सा लॉकडाउन लगाया हुआ है इन्होंने, इसकी वजह से कोई अवाम परेशान है। कोई चीनी नहीं नीचे आ रही, अगर चीनी नीचे आ रही है, एक से ज़्यादा तोड़ा नहीं किसी को मिल रहा, ठीक है। अवाम परेशान है, उसकी वजह से ये सब कुछ चल रहा है। कोई लॉकडाउन है, कोई परेशान है, यह हुकूमत ने तो सब खराब कर दिया हुआ, ठीक है। हुकूमत ने सब खराब कर दिया है। इस वक्त जो ये वाली खजूरें पड़ी हैं, इन खजूरों की क्या कीमत है और जो अजवा खजूर है उसका क्या रेट है? अजवा खजूर 1250 रुपये है, ये खजूर 220 रुपये है। ये पिछले जी अजवा खजूर पे पहले कितने की थी? पहले अजवा खजूर पहले सीज़न पे नहीं हमने बेची, ठीक है। ये हमारा पहला सीज़न है उसका, लेकिन इस बड़ी अजवा जो सी सस्ती है खजूर। अजवा सस्ती जी, ठीक हो गया। चलें, ये मानते हैं कि एक चीज़ की कीमत कम है। हाँ जी। एक चीज़ की कीमत कम उन्होंने बताई है, लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो एक आम आदमी की पहुंच से जो चीज़ें हैं वो काफ़ी बाहर हैं। आगे चलते हैं, आगे जाके लोगों से मज़ीद पूछते हैं कि वो रमज़ान मुबारक के महीने को किस तरह से देखते हैं और बिलखुसूस ताजर बरादरी जो है इस महीने में अपने आप को कितना फ़ायदे में देखती है, कितना नुकसान में देखती है, ये सब जानते हैं आगे चल के। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक के महीने में जहाँ पर तमाम ज़िंदगी की जो तमाम चीज़ें जो एक आम आदमी के लिए काफ़ी ज़रूरी होती हैं, उसमें चावल का भी शुमार होता है। कीमतें किस तरफ जा रही हैं? चीनी जो है वो लोगों का कहना है कि जी नायाब हो चुकी हुई है। बेशक के रेट लिस्ट के मुताबिक जो है वो चीनी कम दिखाई दे रही है कि उसकी कीमत कम हो चुकी है, लेकिन मार्केट के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा नायाब हो चुकी हुई है। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं करियाना मर्चेंट के सदर हैं हाफिज़ साहब, उनसे भी बात करते हैं कि हाफिज़ साहब इस वजह से क्या कहते हैं, और उसके साथ यहाँ पर एक और साहब हैं जो चावलों की डीलिंग कर रहे हैं और उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या रुझान है मार्केट में और आप क्या समझते हैं कि कीमतें कम हुई हैं, ज़्यादा हुई हैं, या गवर्नमेंट किस तरह से काम कर रही है? उसमें सबसे पहले तो मैं चावलों के हवाले से बात करूं। चावलों की कीमत पिछले साल के मुकाबले में काफ़ी कम है। चावलों की कीमत तकरीबन 400-500 रुपये बैग कम है। जो टोटे हैं या शॉर्ट ग्रेन हैं या वो चावल है, उनका रेट ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि एक्सपोर्ट नहीं हो रहे। ज़्यादा एक्सपोर्ट होती थी ईरान के हालात ऐसे हैं कि वहाँ चावल जा नहीं रहा।
तो क्योंकि जब एक्सपोर्ट होता है तो टोटे वगैरह या शॉर्ट ग्रेन ज़्यादा निकलते हैं, वो निकल नहीं रहे, उनका रेट ज़्यादा है। लेकिन चावल जो है क्योंकि नहीं जा रहे बाहर तो उनका रेट कम है। अब आ जाए चीनी पे या बाकी कमोडिटी पे। हमारा मसला ये है कि हम चीज़ों को उसके यानी बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते। हम उसको जी जो रमज़ान आ गया महंगा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब रमज़ान आए तो चावल क्यों नहीं महंगे हो गए? चावल तो वही रेट है। उसको आप देखें कि डिमांड एंड सप्लाई के रूल्स। मैं खुद पीटीआई का बुनियादी रुकन हूँ, लेकिन ये चीनी को जिस तरह डील कर रहे हैं ये गलत है। ये तरीका नहीं है कि आप पकड़ लें जी ज़बरदस्ती, उसने 95 रुपये चीनी ली है, आप उसे ज़बरदस्ती कहें जी 85 बेचें। वो नहीं बेचता तो फिर भी पकड़ के ले गए कि जी, और ये खुद ही इल्ज़ाम लगा के कि जी इसने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई है और ये नहीं बेच रहा। भैया आपको कैसे पता चला कि उसने रखी हुई और वो नहीं बेच रहा? आपका कहना ये है कि एक आदमी जिसने 95 रुपए की चीनी खरीदी है वो 85 रुपए पे किस रुपए पे सेल करो तो वो कैसे कर सकता है? कैसे करे? फिर वो अगर नहीं बेचता तो उसको इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी ये ज़ख़ीरा अंदोज़ है। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि चीज़ों को जिसको बिज़नेस की समझ है उसी तनाजुर में देखें। अपने इल्ज़ाम ना लगा के वहाँ इसने को मारा भी है, सुना है सांदे में दुकानदार को, जी क्यों नहीं वो कहता है भी मैं कैसे बेचूँ, नहीं बेच रहा। आप वो उसके लिए भी तैयार है, वो कहता है नो प्रॉफिट नो लॉस में मैं बेच देता हूँ, फिर भी बेच देता हूँ, लेकिन मुझे दें तो सही। अब उसको पकड़ के ले गए हैं, यहाँ कल ताजिर बेच रहे थे उनको पकड़ के ले गए हैं। ये तरीका नहीं है। इस तरह मेरी गुजारिश ये है अरबाब इख्तियार से कि इस तरह आप पीटीआई का नाम ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं। बजाय सस्ती चीनी बेच के आपका नाम बेहतर बने, लोगों में आपका इमेज और ज़्यादा ख़राब हो रहा है। जी सदर मौजूद हैं करियाना मर्चेंट के हाफिज़ आरिफ गुजर साहब मेरे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपने इंतहाई खूबसूरती से इनकी बात को सुना और जिस तरह से उन्होंने बताया कि जी चावलों की तो कीमत में कमी हुई है, लेकिन वो जिस तरह से चीनी के हवाले से बात कर रहे हैं कि जो बंदा खरीद ही 95 रुपये के हिसाब से रहा है वो 85 रुपये पे अगर सेल कर रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत को इस पर अपना स्टांस क्या रखना चाहिए? उसमें जो चीनी की प्रॉब्लम आई या गैर यकीनी सूरत हाल है ना, वो टोटल गवर्नमेंट की वजह से आई है। अगर महंगी हुई है तो वो भी गवर्नमेंट की नाहली की वजह से है, मैकेनिज़्म कोई है नहीं, इसलिए वो चीनी महंगी हुई है। पहले इन्होंने कहा कि सट्टा के नाम से लोगों को पकड़ा जो साल हर साल से काम कर रहे हैं। अगर सट्टा का नाम देना है तो फिर वो जो स्टॉक एक्सचेंज है या दूसरे इदारे चल रहे हैं उनका नाम आप क्या देंगे? आपके कराची में गवर्नमेंट का इदारा है मर्केंटाइल, वो फॉरवर्ड बिजनेस का काम करता है। सारी दुनिया में फॉरवर्ड बिजनेस का काम होता है, ये गलत नहीं है। इसको सिटा कह के गवर्नमेंट मिसकॉन्सेप्ट दे रही है। दूसरा बात मैं सॉरी आपकी बात काटी है, एक पॉइंट मेरा रह गया था। जब गन्ना गवर्नमेंट का रेट 180 रुपये था और किसान ने 350 रुपये गन्ना बेचा है, उस वक्त गवर्नमेंट ने उसको चेक क्यों नहीं किया? कभी आपने टीवी पे सुना है कि गवर्नमेंट ने किसान को चेक किया हो कि जी आपका गवर्नमेंट का रेट है 180 रुपये, आप 350 क्यों बेच रहे हैं? उस वक्त चेक नहीं किया। मिल वालों ने 350 रुपये गन्ना लिया। अब अगर 180 रुपये लेके उसने 70 रुपये चीनी बेचनी थी तो 340 रुपये लेके वो 80 कैसे बेच सकता है? हाफिज़ साहब, ये वो तमाम बातें हैं कि जिन बातों के ऊपर आप देखें कि अच्छी खासी प्रॉब्लम बन चुकी हुई है, लेकिन ये चीनी में सट्टे का जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ये काफ़ी अजीब बात है। ये बिल्कुल उन लोगों ने ये लफ्ज़ ईजाद किया जिनको बिज़नेस का पता ही नहीं है, जैसे ब्यूरोक्रेसी है या दूसरे जो वज़ीर मशीर हैं जिनको कतई बिज़नेस के मुतल्लिक़ पता ही नहीं है, उन लोगों के हवाले कर दिया इतना बड़ा बिज़नेस जिन्होंने बर्बाद करके रख दिया। अब मिल ऑनर वो अलग परेशान है, जो डीलर हैं वो अलग परेशान है। इसकी वजह से ये होगा कि जो ज़मींदार है वो भी डिस्टर्ब होगा, डेफिनेटली ऐसा होगा। अगर ये गन्ने का इन्होंने रेट रखना तो सबसे बड़ा असूल तो ये होता है कि गन्ने का रेट जो रख दिया है तो उसी हिसाब से चीनी का रेट रख दें, वो पूरा साल वही चले। अगर स्टार्ट पे ऐसा था कि 72 रुपये किलो चीनी थी तो आज 100 रुपये किलो क्यों हुई? ना तो गैस महंगी हुई, ना कोई बिजली महंगी हुई, ना बाहर से आपने कोई चीज़ मंगवाई। इसका डॉलर के साथ भी हम बहाना नहीं बना सकते, घी का या दूसरी चीज़ों का तो हम बहाना बना लेते हैं ना किस वजह से महंगी हुई। अगर ये महंगी हुई, शॉर्ट हुई, गैर यकीनी सूरत हाल हुई तो ये गवर्नमेंट के मैकेनिज़्म नहीं है। अब डीसी साहब कहते हैं कि मेरे बस की बात नहीं है, कमिश्नर साहब कहते हैं कि मेरे बस की बात नहीं है, तो ये किसके बस की बात है? अगर सिर्फ ये लोगों को बर्बाद ही करना था, बिजनेसमैनों को, इससे बड़ी दुश्मनी कोई नहीं हो सकती। कोई मुल्क आपके ऊपर कोई कब्ज़ा नहीं कर सकता, कोई आपको नुकसान नहीं दे सकता जितना नुकसान नाहिल हुक्मरानों की वजह से, नाहिल ब्यूरोक्रेसी की वजह से होता है। कि अगर आप बिज़नेस को ख़त्म कर देते हैं तो किसी मुल्क को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं होती। और पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि जो छोटे बिज़नेस होते हैं उनको प्रमोट करते हैं हमेशा
ताकि मुल्क तरक्की करे। तो ये तरक्की करने की वजह से जो हम सुन रहे होते हैं न्यूज़ के ऊपर कि जी प्राइस कंट्रोल के ऊपर चेक शुरू कर दिया है, टीमें तश्कील दे दी गई हैं, विजिट की जा रही हैं, मार्केट कमेटीज़ बनाई जा रही हैं, चेक किया जाएगा, वो सब क्या है? ये बात मैं करना नहीं चाह रहा था। हालात ऐसे ख़राब हैं। हालांकि मुझे आज चीनी 480 बैग उतरे हैं, जो मुझे ज़्यादा पता है इन चीज़ों का ना, कि कैसे मैकेनिज़्म बनाना है, किन दुकानदारों को कितनी चीनी देनी है, कितनी नहीं, क्योंकि मुझे ज़्यादा पता है। अगर मेरी जगह कोई अनाड़ी बंदा आ जाता तो वो ख़राबी करेगा। हमेशा जो बंदा बिज़नेस को जानता है उसको करना चाहिए, जो कोई काम जानता है ना वो करना चाहिए। पूछा क्या था आपने? मैंने आपसे पूछा था कि ये जो इस वक्त प्राइस कंट्रोल की चेक एंड हाँ, बैलेंस की बात की जा रही है, बिल्कुल। कमेटियां बनाई जा रही हैं, वो कमेटियां क्या कर रही हैं, वो कहाँ हैं? हमें 22, मैं प्राइस कंट्रोल कमेटी का मेंबर भी हूँ। 22 तारीख को हमें चीनी मिली थी लास्ट। उसके बाद गन पॉइंट पे इन्होंने सेल करवाई 96 में, फिर एक्स मिल गवर्नमेंट ने लेके दी हमें 93 में। 3 दिन बाद इन्होंने ऐलान कर दिया कि चीनी बेचनी आपने 85 रुपये किलो। जबकि कैप्टन उस्मान साहब ने भी चीफ सेक्रेटरी साहब से कहा था कि हमने 96 रुपये किलो खुद चीनी दी है इन दुकानदारों को, इन डीलरों को, तो हम कैसे कह सकते हैं 85 रुपये किलो बेचे। वो कहने लगे कि जी मेरे बस की बात नहीं है, आपने करवाना है। लोगों को गन पॉइंट पे इन्होंने मजबूर किया कि आप चीनी बेचें। जिनके पास नहीं थी चीनी उनके जुर्माने किए, उनको जेल में डाला गया, इंतहाई इस्तेहसाल किया गया उनका। और इनको भी पता था कि हमने चीनी दी ही नहीं, पहला दिन था चीनी आ जाइए, लेकिन उससे पहले इन्होंने वाज़ेह ऐलान किया कि अगर आपने चीनी नहीं बेची फिर भी आपको फ़ाइन होगा। तो ऐसे किस्सा मुख्तसर यहाँ पे ख़त्म होता है कि जी बात मैं इन्हीं हज़रत की कोट करूँगी कि अगर सिस्टम सही लोगों के हाथ में आ जाए, और जैसे हाफिज़ साहब ने कहा कि जो प्राइस आप लोग फ़िक्स कर देते हैं, अगर पूरा साल उसी पे चीज़ रहे तो ना तो चीनी कभी मार्केट से गायब हो सकती है, बल्कि बाकी चीज़ें भी गायब नहीं होगी, ना आटे का बहरान होगा, ना चीनी का बहरान होगा। मेरी गुजारिश शामिल, जो सही करने वाला इकदाम था गवर्नमेंट ने कुछ अर्से पहले किया था कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी क्या है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी है कि जो बंदे जिनके पास लाइसेंस नहीं है चीनी का, जो चीनी का काम नहीं करते, कोई ताजिर है, कोई सोने का ताजिर है, कोई कपड़े वाला, कोई, उन्होंने होल्ड की थी, उनको पकड़ें। सही तरीका ये है, उनको पकड़ें, उनके गोदामों पे छापे मारें। ये तरीका नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ठीक होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन उनको पकड़ें। मेन मकसद एक को आप कहते हैं जी जिसकी 50 कैमरे लेके आ जाते हैं जी ये 100 तोड़ा लगा, वो भाई जिसकी गाड़ी 600 तोड़े की उतरती है कराची से, या ट्रॉलर 600 तोड़े का आता है और रात को उसका ट्रॉलर उतरेगा, आप कैमरे लेके आ जाएंगे, देखें जी इतनी ज़्यादा चीनी लगी है। ये गलत है, ये गलत है। आप जो बिजनेस नहीं करता चीनी उसको पकड़ें, उसने क्यों होल्ड की हुई है। हाफिज़ साहब इस बात से इत्तेफाक करते हैं? ये 2021 में अभी ऑर्डर आया है, तो ये उससे पहले भी ये लोगों को ब्लैकमेल करते थे। 5 तोड़े वाला भी ज़ख़ीरा अंदोज़ था, 20 तोड़े वाला भी ज़ख़ीरा अंदोज़ था। हमने कहा कि इसकी डेफिनेशन क्या है, कहते हैं जी जहाँ हम रुक गए वहाँ 10 तोड़े या 5 तोड़े वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है। अभी 2021 में बात की जाए तो फिर तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी आपने भी की हुई अपनी दुकान में। मैं तो बिल्कुल खा दे जी इतने ज़्यादा चावल पड़े हुए हैं। भाई मेरा बाहर से ट्रक ही 300 बैग का आता है, उससे कम मैं लेके आऊँगा, मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो मैं 300 बैग लेके आऊँगा, अब कैमरा लेके आ जाएंगे जी इतनी चीनी लगी हुई है, गरीब मुका मर रहा है। ये कर रहा है। एक दूसरी ये चीज़ है कि अगर मैं चावल का काम नहीं करता, अगर मैंने स्टॉक किया तो वो उसको ज़ख़ीरा अंदोज़ी कह सकते हैं आप। अगर मैं चीनी का काम नहीं करता तो मेरे पास चीनी है तो वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी में आ सकती ये है। कह रहे हैं कि मार्केट में उन लोगों ने चीनी लेकर रखी है कि जिन लोगों का चीनी के बिजनेस से काम ही नहीं है। वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी बिल्कुल 100% है कि वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी में आती है, लेकिन अगर जो काम कर रहा है वो बेच भी रहा है तो फिर वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी में नहीं आती। सही, आगे चलते हैं, आगे जाके और लोगों से पूछते हैं कि वो किस तरह से देखते हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी को और इस अयाम में बढ़ने वाली कीमतों को, और ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी है क्या, और गवर्नमेंट जिन लोगों के खिलाफ एक्शन ले रही है क्या वो सही है या गलत। आगे चल के जानते हैं। नाज़रीन, अगर बात करते हैं हम तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी के हवाले से, तो फिर दालों की कीमतें क्या हैं और किस तरह से। एक और दुकान पे मौजूद हूँ, मंडी में यहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ पे मंडी के लोगों से पूछती हूँ कि उन्हें दालें किस कीमत से मिल रही हैं और लोग जो हैं वो किस तरह से ख़रीद रहे हैं, क्या कस्टमर आ रहे हैं, नहीं आ रहे। अस्सलाम वालेकुम। भाई सलाम। क्या समझते हैं कि दालों की कीमतों में इजाफा हुआ है या कमी हुई है? इजाफा हुआ है जी, कम दालों अब जो कमी हुई है। नवी फसल आ रही है मई में, चने की और कनक की, उसी वक्त थोड़ी दाल चना सस्ती हुई है, बाकी भी आइटमें सस्ती हुई हैं। पहले महंगी थी लेकिन मज़ीद लगता है और सस्ती होंगी। पहले जो कीमतें थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, अब आपको लग रहा है कि कम हो रही है? रमज़ान मुबारक के महीने पर खुसूसी कोई रियायत का ऐलान किया गया हो? यही है ना, फसल नहीं आ गई हैं तो कीमतें कम हुई हैं, चावल ही कम हो गए हैं, पहले से भी 400 बोरी कम हुई हैं पहले से। ये है ज़रा, इसलिए माश की दाल किस तरह से दे रहे हैं? माश दाल तेज़ हुई थी, वो थोड़ी सस्ती हुई है क्योंकि वो अब 260 रुपये किलो है। ठीक है, और चना की दाल? चने की दाल 130 रुपये है। ठीक है, पहले इसकी कीमत क्या थी? पहले 140।
पहले 140 थी, अब 130 हुई है उसकी। आप क्या समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है इसकी पॉलिसियाँ और इसके बनाए जाने वाले जितने भी कानून हैं बिलखुसूस कीमतों के हवाले से वो काफ़ी अच्छे हैं, बुरे हैं, किस तरह से देखते हैं आप उसको? वो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, वो बिल्कुल तोजन देते हैं, बाहर से कोई माल ही लेके आते, बाहर से माल मंगाएं, एक्सपोर्ट करें, लेकिन वो करते नहीं हैं। इसलिए वो चीज़ें पहले तेज़ हुई थी, लेकिन अपनी फसल आई है पाकिस्तानी, इसलिए वो कम हुई हैं कीमतें। चलिए आप इस बात को तो मानते हैं कि कीमतें पहले से कम हुई है, ठीक है। लोगों की पहुंच में वो तमाम चीज़ें आ चुकी हैं जिन्हें कहा जाता है चने की दाल हो या मूंगी मसर की दाल हो या फिर काले चने हों, वो तमाम चीज़ें से सस्ती हो चुकी हैं और लोगों की पहुंच में हैं। और मज़ीद आइंदा आने वाले दिनों में इन्होंने जैसे कहा है कि कीमतें कम होंगी, तो ये एक बहुत अच्छी और खुशाइन बात है। आगे चलते हैं मार्केट में और लोगों से पूछते हैं कि वो ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं उनकी कीमतों को किस तरह से देखते हैं और ताजर बरादरी कितनी खुश और कितनी नाराज़ है, आगे चल के पूछते हैं। अकबरी मंडी में मौजूद हूँ, यहाँ लोगों से बात कर रहे हैं और उनसे जान रहे हैं कि अशियाए ज़रूरियात ज़िंदगी की जो कीमत है वो किस तरह से है और वो इसको किस तरह से देखते हैं। एक और डीलर हैं जो मिर्चों का काम करते हैं और गुड़ का काम करते हैं, उनसे पूछते हैं कि गुड़ कितने का है और इस मिर्चों की कीमत है वो क्या रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या कीमतें रही हैं इस वक्त गुड़ की और मिर्चों की? इस वक्त गुड़ की कीमत जो है ना वो फसल जो इस मरतबा शुगर केन की हुई है वो कम हुई है और उसकी वजह से इसका चीनी के साथ मुवासलत की जाए तो उसका रेट और इसका रेट तकरीबन सेम ही रहा है। थोक की मार्केटों में चीनी का और गुड़ का रेट सेम रहा, 100 रुपये के जी है, 80 रुपये से लेके 120 रुपये के जी तक है। तो उस वजह से और सुरख मिर्च का ये प्रॉब्लम हुआ है कि अब पंजाब की और सिंध की देसी मिर्च आने वाली है, ये मई में आ जाएगी, मई से फिर ऑनवर्ड फिर सारा साल रहेगी। पिछले साल सिंध में बारिशों की वजह से फसल ख़राब होने की वजह से मिर्चों का रेट बहुत बढ़ गया था, जिससे हमें भी परेशानी हुई है और आम कस्टमर को भी बहुत मतलब परेशानी। इसमें हुकूमत का कोई कसूर नहीं है? नहीं, इसमें ये ख़ास तौर पे मैं आपको एक बात ब्रीफी कर दूं, आउटपुट फ्रॉम द लैंड, जो ज़मीन से चीज़ निकलती है, इसमें गवर्नमेंट का कोई तलक नहीं है। इसमें अल्लाह ताला की कुदरत है। महफिल बारिशें हों ना हों, कम हो ज़्यादा हो, उससे फसल पे असर पड़ता है तो फसलें कम हो जाती हैं। अगर ओवरऑल बात करते हैं इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से आप क्या समझते हैं जो रेट लिस्ट लगाई गई है वो चीज़ों की वो ठीक है या नहीं ठीक है? और पिछले सालों की निस्बत बिलखुसूस रमज़ान में काफ़ी रश होता है मार्केटों में, तो आप क्या समझते हैं किस दफ़ा लोग आ रहे हैं? पिछले साल तो कोरोना का पूरा लॉकडाउन था, तो पिछले साल तो बहुत काम हुआ है। लोगों ने अपने घरों में राशन भी डाला, 4-4 माह का, 3-3 माह का, फिर रमज़ान पैकेज भी लोगों ने दिया। पिछले साल तो बहुत काम हुआ है। इस साल क्योंकि पूरी मार्केटें खुली हैं, टाइमिंग 6 बजे है, इसमें इस वक्त इतना लोड नहीं पड़ा। जो लोड पड़ना चाहिए था गाहक का, वो अभी तक नहीं पड़ा। लोगों के पास एक तो क्या उसे कहते हैं, परचेजिंग पावर नहीं है। दूसरे नंबर पे मार्केट में रेट जो हैं वो कांस्टेंट, ये तकरीबन ये डॉलर बढ़ने की वजह से अब तो डॉलर कम हुआ है। पहले जितने सौदे लोगों ने मंगवाए हुए थे, डॉलर बढ़ने से लोगों का कॉस्ट बढ़ गई। गवर्नमेंट कहती है जी हम महंगाई करते हैं, ये बात नहीं है। गवर्नमेंट की जो मुआशी पॉलिसियाँ होती हैं जिसकी वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉलर, ये अपग्रेडिंग, इंटरनेशनल रेट चलते हैं, उस वजह से सारा बर्डन पड़ता है। यहाँ पे आम दुकानदार को, आम इंपोर्टर को उसका कोई तलक नहीं होता। देखिए मेरी एक बात सुने, आपकी जो चीज़ जितने पैसों में आएगी तो डेफिनेटली आप उसे उन्हीं पैसों में सेल करेंगे। लाजमी बात है जी। देखें अल्लाह के नबी की सुन्नत है, हदीस है कि मुनासिब मुनाफा लेना चाहिए। अगर मैं 1 लाख रुपया लगाता हूँ, इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो मेरा आउटपुट उस पर अल्लाह के नबी की हदीस के मुताबिक मेरा आउटपुट बनता है। अल्लाह के नबी की हदीस के मुताबिक तो फिर ये भी है कि चीज़ों में मिलावट भी नहीं होनी चाहिए और हाथ से तजावज़ भी नहीं करना अल्लाह के चाहिए। नबी की ये भी हदीस है ना, जो हम मिलावट करते हैं वो हम में से नहीं, वो जो ये जुल्म करते हैं वो अब उनकी जान पे ही पड़ता है। जो हाथ से तजावज़ कर जाते हैं कीमतों के अंदर वो भी हम में से नहीं है। वो जो हद से तजावज़ करते हैं, जो स्टॉकिस्ट हैं ख़ास तौर पे, वो गलत करते हैं मार्केट को। क्योंकि अजनास के बारे में अगर आप मुझे बात कहें तो ये सिर्फ फसलों की आमद और नाआमद की वजह से होता है। ठीक है, आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को किस तरह से देखते हैं? सही पॉलिसी है? पॉलिसीज़ जो है ना, मेरी एक बात सुन लें, मैं इसको अजनास को गवर्नमेंट की पॉलिसी से रिलेबल नहीं करना चाहता। सिर्फ चीनी को उन्होंने नेशनलाइज कर लिया, जो भुट्टो ने गलती की थी, ये बहुत गलत इन्होंने किया है। इन्वेस्टर को भिगा देंगे ये। चीनी का कंट्रोल रेट, आपको एक बात बता दूं, 100 किलो गन्ना हो तो 12 किलो चीनी निकलती है। उसकी सारी कॉस्ट, उसकी सारी जो खर्चे होते हैं, जो फैक्ट्री का मिल का खर्चा होता है, वो उन्होंने कॉस्ट बांटनी। उसके बाद गवर्नमेंट की फेडरल एक्साइज ड्यूटी है। अगर गवर्नमेंट फेडरल एक्साइज ड्यूटी कम कर दे,
किलो के ऊपर अगर गवर्नमेंट रुपया ले रही है सपोज या 10 रुपये ले रही है, अगर गवर्नमेंट आवाम की सहूलत का देखे तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो छोड़ दे ताकि उसकी रेपुटेशन में इजाफा हो। अब ये इन्होंने शुगर को नेशनलाइज कर लिया है, ये शुगर नेशनलाइज इंडिया में 7 माह से 8 माह से एहतजाज हो रहा है किसानों का। वो उनकी पॉलिसी यही है, उन्होंने गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि जितनी फसलें आउटपुट आएंगी उसको गवर्नमेंट अपने महकमों से नेशनलाइज करेंगे, वो सेल करेंगे। तो ज़िम्मेदार मेहनत करेगा कि नहीं करेगा, कैसे करेगा वो मेहनत? उनका बात यहीं पे खत्म होती है कि शुगर का भी यही मसला है। वही बात आ गई कि ये वो इश्यूज़ हैं कि जिनके ऊपर एक आम आदमी कहता है हमसे मशवरा किया जाए। बिलखुसूस जो ताजर बरादरी है, जो कारोबार करने वाले लोग हैं, जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट करना है, उनको सुना जाए और उनके सुनने के बाद उनकी तजावीज़ को शामिल किया जाए बिल बना। रमज़ान अल मुबारक के महीने के आने से पहले ही हम देखते हैं कि मार्केटों की तरफ लोगों का रुझान काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। बिलखुसूस मंडियों की तरफ कि सामान जो है वो काफ़ी भारी मिकदार में स्टॉक में इकट्ठा किया जाता है, फिर उसको आगे ले जाके सप्लाई भी किया जाता है। एक और साहब मौजूद हैं जो खजूर का काम करते हैं, उनसे पूछते हैं कि मार्केट की क्या सिचुएशन है, परचेजिंग पावर है या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या समझते हैं कि इस साल रमज़ान मुबारक के महीने से पहले लोगों की परचेजिंग पावर है या नहीं है, लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे? पिछले साल की निस्बत इस साल बहुत कम रिस्पांस अच्छा मिल रहा है और वाकई लोगों की ताकत बिल्कुल नहीं आई इस वक्त। इस दफ़ा रेट क्या है खजूरों के? रेट पिछले साल से कम है और कस्टमर पिछले साल से भी बहुत कम है। रेट तो कम हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा, खजूरों में सबसे बेस्ट खजूर हमारे पाकिस्तानी खजूर कौन सी है? अमूमन बाहर से खजूरें भी आती हैं, क्या हमारी? बहुत अच्छी है, लोग सिर्फ पसंद नहीं करते, इसको तेल लगा होता है। ये सील खजूर है, ये पाकिस्तान की बेहतरीन खजूर है। हम खुद ये लाइक करते हैं, पर लोग ये खुश्क माल पसंद करते हैं जिसको ऑयल नहीं। इसके अलावा सऊदी अरब से भी इंपोर्ट होके आती हैं, उनके भी अपने रेट्स हैं। मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों से कितना खुश हैं? जो कीमतों के अंदर कमी की गई है या जो कानून बनाए जा रहे हैं कीमतों में कमी के हवाले से, उन्हें आप किस तरह से देखते हैं? मैडम, हमें तो कोई कानून नहीं नज़र आ रहा, इधर बस महंगाई नज़र आ रही है और मैं नहीं समझता इनको गवर्नमेंट संभालनी आ रही है। मतलब इनका कहना ये है कि नहीं, कुछ चीज़ें सिस्टम से बाहर हैं, समझ में नहीं आ रही हैं, परचेजिंग पावर बहुत कम है। बेशक कीमतें कम हुई हैं लेकिन ख़रीदार भी कम हो चुके हुए हैं। एक दो चीज़ें सिर्फ खजूर कम हुई है, हैं? बाकी कई चीज़ें आप देखें, चीनी देख लें, आटा चावल हर चीज़ को आगे, पेट्रोल देख लें। चीनी भी 4150 रुपये के इमरान थैला खान साहब कहते थे मैं पेट्रोल कम करेंगे, ये बिल फाड़ दें, ऐसे कर दें, ऐसे कहाँ गए इनके दावे? सब दरे के दरे हैं। 74-75 रुपये किलो चीनी पड़ रही है अब। हाँ, तो अब और क्या ये भाई करें? ने पीटीआई को वोट दिया हुआ है, कहता है बहुत महंगाई है। नहीं, महंगाई तो नहीं, महंगाई तो अब कम हो गई है ना। चीनी इतनी नीचे आ गई है, देखें अब 74-75 रुपये मिल रही है। 2-3 दिन पहले मैंने 2-3 दिन पहले मैंने 48 रुपये का बैग लिया, अब 4150 रुपये का बैग लिया। तो क्या इसका क्रेडिट हमें मिल रहा है ना? तो वाफर मिल रही है, ये नहीं कि कम मिल रही है, जितनी चाहे मिल रही है। चीज़ों में कुछ लोगों का ये कहना है कि जी कीमतें जो हैं वो काफ़ी हद तक कम भी हुई है और जो ताजर बरादरी है वो नाराज़ नज़र आती है। उनका ये कहना है कि ख़रीदार भी काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं, लेकिन जिन चीज़ों में कीमतों की कमी की गई है वो भी काफ़ी ज़्यादा सराहे जाने के काबिल हैं। आगे चलते हैं, आगे चल के और लोगों से पूछते हैं कि वो रमज़ान मुबारक के महीने को किस तरह से देखते हैं और आइंदा आने वाले दिनों में महंगाई कम होगी या ज़्यादा होगी। नाज़रीन, अकबरी मंडी में मौजूद हूँ जहाँ हमने कुछ ताजर कम्युनिटी से भी बात की और उनके एतराज़ात भी सुने और उनकी कुछ अच्छी बातें भी सुनी। करियाना मर्चेंट के सदर हाफिज़ आरिफ गुजर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछती हूँ कि लोगों के बहुत सारे सवालात रहे हैं। हाफिज़ साहब भी मैंने मार्केट का जब विज़िट किया तो कुछ लोगों का कहना ये था कि चीज़ों की कीमतों में कमी ज़रूर हुई है लेकिन परचेजिंग पावर जो है वो भी बहुत हद तक कम हो चुकी हुई है। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो होती है ना महंगाई की, महंगाई का कोई मेयार नहीं है। महंगाई उस वक्त जब होनी है जब आपका बिज़नेस ख़त्म हो जाता है, जब आपको मजदूरी आपकी कम हो जाती है, उसकी वजह से महंगाई है। अगर लोगों के बिज़नेस अच्छे होते, उनकी मजदूरियाँ बेहतर हो जाती पहले से, तो ये महंगाई ने कोई असर नहीं दिखाना था। ख़राबी सबसे बड़ी ये हुई कि लोगों के बिज़नेस ख़त्म हो गए हैं और लोगों की मजदूरियाँ नहीं मिल रही। तो जब लोगों के बिज़नेस ख़त्म हो जाएंगे, मजदूरियाँ नहीं मिलेंगी, तो महंगाई को फेस करना बड़ा मुश्किल है। अब हर लोगों के बजट जो हैं वो डिस्टर्ब हुए हैं। तो इस चीज़ को देखना चाहिए कि जो बाइंग पावर ख़त्म हुई है ना, इसकी वजह से सबसे बड़ी ख़राबी, इसे सबका नुकसान है ना। हर बिज़नेस इसकी वजह से ना रुक जाता है। हाफिज़ साहब, जहाँ हमने चीनी के हवाले से बात की और चीनी की डीलरों पे बात की है, अकबरी मंडी में जब अब तक मैंने जितना भी विज़िट किया है, मुझे मार्केट में चीनी का डीलर कोई नज़र नहीं आया। नहीं, चीनी के डीलर है ही नहीं। चीनी के डीलरों के साथ इतनी बड़ी ज़्यादती हो गई तो कौन सामने आएगा?
अब वो 40 बंदे जो हैं पूरे पंजाब के जो बिज़नेस कर रहे थे, तो वो अभी ना तो किसी के साथ मेरा किसी मीडिया के साथ भी उनकी बात नहीं हुई। वो तो इसी चक्कर में है कि हमें रिलीफ दिया जाए, हमारी बात सुनी जाए। कोई बात सुनने वाला भी नहीं है, कोई चीज़ नहीं। आवाम में यही किया जा रहा है कि इन लोगों की वजह से चीनी महंगी हुई है या सस्ती हुई है। ऐसा कभी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का जब मैकेनिज़्म नहीं है, 2021 ऑर्डर अब आया है, तो उससे पहले कैसे चला रहे थे? ये चीज़ सोचने वाली चीज़ है कि उससे पहले कैसे था, कोई मैकेनिज़्म था नहीं था। जब आपने उन लोगों के रहमो करम पे आवाम को छोड़ दिया है, तो फिर ये चीज़ें तो होनी थी। जब ये चीज़ें होती हैं तो फिर जो नेगेटिव सोच होती है वो बाहर आती है। ये तो हर एक सबसे पहले ना किसको कमाई कम चाहिए होती, किसी को नहीं चाहिए होती। इसी वजह से जब मैकेनिज़्म नहीं होता, यही चीनी 72 रुपये वाली 110 में 120 में सेल हुई है। तो अगर मैकेनिज़्म पहले ही बना लिया जाता तो कभी ऐसा नहीं होता कि 72 रुपये से चीनी ऊपर जाती है चीज़। अच्छा हाफिज़ साहब, ये बातें कितनी दुरुस्त है? आप मार्केट को डील करते हैं, खान साहब की तरफ से ये भी कहा जाता है कि एक माफिया है कि जो मियाँ साहब के अंडर कंट्रोल काम करता रहा है और वो लोग जानबूझकर चीज़ों को स्टोर करते हैं और उसके बाद जब उसकी मार्केट में कमी होती है तो उसको अपने हिसाब से उसकी प्राइस को फिक्स करके वो सेल करते हैं। ये बातें किस हद तक दुरुस्त है? नहीं, कतई नहीं है, कतई नहीं है, क्योंकि इन लोगों को पता ही नहीं, इन लोगों ने बिज़नेस किया ही नहीं होता, कोई तजर्बा नहीं है इन लोगों का। असल में कारोबारी बंदे की जो सबसे पहली सियासी जमात होती है वो उसका बिज़नेस होता है। सबसे पहले उसको बिज़नेस चाहिए होता है, फिर पीटीआई, नून लीग या कोई चीज़ चाहिए होती है। ऐसा कतई नहीं है। ये सिर्फ इल्ज़ाम लगाने की ये वजह होती है कि आपने आपको आप क्लियर करवा लेते हो कि हमारा कसूर नहीं, ये फ़लाँ का कसूर है। जो आपकी ज़िम्मेदारी थी क्या आपने निभाई? अगर नहीं निभाई तो इसका मतलब है कि गलती आप में थी। इससे पहले जो भी था वो नहीं पता है। इससे पहले भी अगर कोई 40-45 या 50 रुपये में चीनी थी तो ये नहीं था कि उनकी कोई मैकेनिज़्म था, उनमें भी नहीं था, कतई नहीं था। ये चीनी अगर 50 रुपये में इससे पहले मिल रही थी तो वजह ये थी कि गन्ना ज़्यादा था, उसकी वजह से ज़मींदार का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। जब ज़मींदार ने गन्ना लगाना छोड़ दिया तो अब चीनी 120 रुपये में होगी। और ये हुआ कि ज़मींदार को इतना फ़ायदा नहीं हुआ, ये मिडल मैन या जो मैन्युफैक्चरर है उसने कमाया है। ज़मींदार तो आज भी बेचारा मकरूज़ है, वो तो कर्ज़ा लेके बीज ले रहा है, कर्ज़ा लेके वो खाद वगैरह ले रहा है। वो तो उसकी हेल्प तो गवर्नमेंट ने तो हेल्प कोई नहीं की ना, ये तो कुदरती बात है। हालांकि होना ये चाहिए कि जो यूनियंस होती हैं, एसोसिएशन होती हैं ज़मींदारों के साथ, उनका और गवर्नमेंट के मिल के देखना चाहिए कि किस मौसम में कितना गन्ना चाहिए थे। क्या केन कमीशन को नहीं पता था? जनवरी फरवरी नहीं पता था कि हमारी चीनी कितनी है? और ख़राबी ये हुई कि जब आपने ये कहा कि 1 महीने का गैप है, 1 महीने के गैप की वजह से जब लोगों को पता चल गया तो हर एक ने चीनी रोक ली। मेरे पास 100 बैग था तो मैंने भी रोक लिया, मुझे पता था कि कल तेज़ हो जाएगी। उसकी वजह से कोई पीटीआई या नून लीग के कोई मामलात नहीं होते। मेरा मुफाद सबसे पहला मेरा बिज़नेस है, फिर उसके बाद सियासी बात ही जमात। खत्म कर दी कि जो कारोबारी बंदा होता है उसके लिए उसका कारोबार ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ना कि उसकी सियासी जमात होती है। हाफिज़ साहब, मुझे सिर्फ आखिर में इतना बताइए कि जब भी रमज़ान मुबारक का महीना आता है, हमने देखा है कि पूरी दुनिया में बिलखुसूस जो है गैर मुस्लिम ममालिक में भी मुसलमानों के लिए स्पेशल रियायत जो है वो कर दी जाती है चीज़ों के ऊपर। हम मुसलमान मुल्क में रहते हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस मुल्क का नाम है, उसके बावजूद यहाँ पर जो हैं वो अशियाए ज़रूरियात ज़िंदगी जो हैं वो नायाब हो जाती हैं। क्यों? ये रट्टी रटाई बातें हैं कि मुसलमान मुल्क हैं। ये एक बदनामी का बायस है जहाँ हमारे अंदर एहसास कमतरी का शिकार हो गए हुए हैं कि बाहर की दुनिया में चीज़ें सस्ती होती हैं। कितनी दुनिया बाहर जाके देखती है, कतई नहीं है, कोई एक आधी चीज़ पे लेस होती है। हमारे अंदर देखो ना, किराना एसोसिएशन लाहौर नहीं, मेरी बात सुने हाफिज़ साहब, स्पेशल बाकायदा डिस्प्ले पे काउंटर जो इनको सेट किया जाता है, डिस्काउंट चीज़ें जो इनको रखा जाता है। यहाँ पर तो हम वो माल सेल करते हैं जो पूरा साल सेल नहीं होता, वो हमारा ईद पे, शबरात पे, रमज़ान में सेल हो रहा होता है। ये स्टाइल है हर लोगों का ना काम करने का। स्टाइल है कि पुरानी चीज़ों को उठा के नई चीज़ों में मिक्स करके सेल किया जाए। डिस्प्ले की मैं बात कर रहा हूँ कि आपने बाहर के दिखाए कि लोगों ने ना स्टाइल लगा दिए। मैं आपको हज़ारों स्टोर दिखा सकता हूँ जिन्होंने रमज़ान के लिए लगाई हैं, जिसमें खजूरें हैं, शरबत है, जो रमज़ान के बिकने वाली चीज़ें हैं। वो आप देखें जाके, हर स्टोर पे किया है। देखो ना, किराना एसोसिएशन ने लाहौर ने ऐलान किया है अपनी मदद आपके तहत 20% लेस। यार ये अप्रिशिएट करने वाली चीज़ है। इससे पहले हमने 31 सहूलत बाज़ार लगाए थे अपनी मदद आपके तहत, जो पूरे 10 टाउन में थे। सहूलत बाज़ार भी तो बाद में जो है वो पॉलिटिसाइज हो जाते हैं, वो कीमतें सही नहीं दे रहे होते, चीज़ें सही मिल ही नहीं रही होती। वो सहूलत बाज़ार आप गवर्नमेंट के कह रही हैं, आप गवर्नमेंट के सहूलत बाज़ार में सिर्फ लोगों ने किराए इकट्ठे किए हैं। इसके अलावा जो नुकसान हुआ वो किराना एसोसिएशन का हुआ, क्योंकि हमने अपने पल्ले से चीनी दी थी सस्ती करके, हमने अपने पल्ले से जो डालें थी तो उनका नुकसान हमने खुद भरा है। ये डी साहब को पता है, दूसरी इंतज़ामिया को पता है। उसका ये हुआ कि आवाम को 1 रुपये का फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन ये हुआ कि करोड़ों रुपया
जो किराया कॉरपोरेशन लिया वो किस चीज़ का लिया? अगर वो करोड़ों रुपया आवाम को दे दिया जाता तो मेरा ख्याल था कि वो मुफ्त दालें दे सकते थे। जैसे आपने यूटिलिटी स्टोर को 50 अरब रुपये पहले दिया, 7 अरब रुपये अभी आप दे रहे हैं, तो क्या दालें हमसे सस्ती हैं? नहीं हैं, हमसे सस्ती नहीं है, हमसे उल्टी महंगी हैं। ये सफ़ेद आती कि एक ऐसी चीज़ है। अभी मैंने मार्केट से पता किया तो उनके मुताबिक तो दालों में अब कमी हो रही है, कीमतों में कमी आ रही है। जी, दालों में पहले से कीमतें कमी आ रही है, आपकी वजह नहीं है कि आपकी अपनी कारकर्दगी है। मेरा ख्याल है कि ये शर्म वाली बात है कि हम कहते हैं कि हमारा मुल्क ज़री मुल्क है, तो आपकी अपनी दालें हैं कितनी? एक दाल भी नहीं है। हमारी फसल बहुत कम है, लेकिन कुदरती ऐसी चीज़ हुई। गुज़िश्ता दौर में जो मियाँ साहब का भी दौर था, हम इंडिया से चीज़ें मंगवा लेते थे लेकिन अपने मुल्क में उन चीज़ों की पैदावार नहीं करते थे, क्यों? हाँ, सबसे बड़ी नाहिली भी तो यही चीज़ है ना कि ज़राअत को क्यों नहीं पूछा कि आपकी अपनी दाल क्यों नहीं है? काला चना ऑस्ट्रेलिया से आया है, हर बंदे ने इंपोर्ट किया है, वो ज़्यादा बाहर से आने की वजह से रेट कम हो गए। अगर आप ये कहें कि हमारी फसल हो गई है तो फिर चीज़ें कम हुई है, नहीं है। आपकी फसल तो मुझे नहीं लगता 1 महीने के लिए भी होती। तो क्या किसी ने आज तक पूछा है महकमा ज़राअत को वो किस चीज़ की मर्ज़ की दवा है? कि जहाँ हमारे अगर देखो ना सब्ज़ियों की बात है, अगर मैं एक करियाने वाला, मैंने 1 मंथ पहले कहा था कि रमज़ान में लीमू हमारा कम हो जाना, केले की फसल नहीं है, इन चीज़ों को पहले देख लेना चाहिए। लेकिन हमारे अंदर रवाज है ही नहीं कि जो चीज़ें हमने मंगवानी हो वो पहले क्यों नहीं मंगवा लेते? हमें रमज़ान में लीमू नायाब हो जाते हैं, जिस तरह बड़ी ईद के मौके पर टमाटर नायाब हो जाते हैं, चीज़ें मिल ही नहीं रही होती हैं। ये मैकेनिज़्म नहीं है। फिर जाके हम ये करते हैं कि सियासी तौर पे एक पार्टी कह रही होती है कि इनकी वजह से वो कह रहे हैं ये कुदरती ऐसे सिर्फ यही पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, लेकिन इसमें नुकसान सिर्फ आवाम का है। देखो ना 100 वाली चीज़ अगर 300 में वो ख़रीद रहा है आवाम, तो डिस्टर्ब तो वो हुआ ना। मार्केट को आप डील करते हैं, आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे कि जब मार्केट के हवाले से कोई नई चीज़ बनाई जाती है या कीमतों में कमी की जाती है या इजाफा किया जाता है, उस वक्त हुकूमत को किन लोगों से क्या मशवरा करना चाहिए? जी बिल्कुल, बात असल है ये कि अभी गन्ना हमें चाहिए, हमें ये पता है कि कमिश्नर को पता है वो कितने एकड़ पे फसल होनी चाहिए। अगर ज़्यादा लगा देते हैं तो फिर ये होता है कि चेन क्रॉसिंग पे जाके आप गिराते हो आलू या दूसरी चीज़। अगर वही एसोसिएशन को साथ मिलाएं, ज़िम्मेदार को साथ मिलाएं, गवर्नमेंट के कोई ज़िम्मेदार बंदे हैं वो साथ मिलें, इनको पता होना चाहिए कि कितने एकड़ कितनी फसल लगानी है। कुछ ऐसी चीज़ें बहाने हम लगाते हैं कि ये और सीज़न है, और सीज़न है कि वो बीज लगाए जा सकते हैं जो हमारे मौसम को फेस कर सके। अगर वो हमारे मौसम को फेस कर सकते हैं, हमारे कोई कमी नहीं आ सकती। क्या 1 मंथ पहले मैंने कहा था, कई मीडिया चैनल्स ने कहा था कि लेमन रमज़ान में नहीं मिलेंगे, तो किसी के जूं तक नहीं रेंगी। तो जब ये आना रमज़ान आना है तो फिर अफरा तफरी हो जानी है, फिर इन्होंने पकड़ दकड़ कर देनी है। बाहर रेट 150 रुपये होना है, इन्होंने 50 रुपये रख देना है। ये शो करवाते हैं कि सरकारी तौर पे जो लीमू है या दूसरी चीज़ें वो सस्ती होगी, सस्ती नहीं होती। नाज़रीन, ये तो आपने जाना कुछ ताजर कम्युनिटी के एतराज़ात को, और कुछ आपने सुना करियाना मर्चेंट के सदर हाफिज़ आरिफ गुजर साहब की बातों को। यहाँ पर वक्त हुआ चलता है मुख्तसर सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद चलेंगे हुकूमती लोगों के पास और उनसे पूछेंगे कि उनका क्या मौक़िफ़ है। दुनिया में इकोनॉमी इस वक्त टोटली डिसरप्ट है। कहीं मार्केट शेयर की जंग है, कहीं प्राइसेस की। कोई वैल्यूज क्रिएट कर रहा है और कोई सप्लाई चेन स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इसलिए ग्लोबली इक्विटीज, कमोडिटीज और प्रीशियस मेटल्स वॉलेटाइल हैं। पाकिस्तान खुद इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रंट्स के इकोनॉमिक चैलेंजेस को काउंटर कर रहा है। क्या कर पाएगा और इतने रिस्की एनवायरनमेंट का इंपैक्ट हमारे बिजनेसेस पे क्या होगा? इन तमाम अहम अमूर को हम स्मार्टली डिस्कस करेंगे अपने प्रोग्राम बिजनेस न्यूज डेली विद इहसान इकबाल में। सो वॉच अस मंडे थ्रू फ्राइडे ओनली ऑन टैलेंट न्यूज। पाकिस्तान में ऑनलाइन बिजनेस का क्या है स्कोप? पाकिस्तान एक डिजिटल कंट्री बन रहा है। पाकिस्तान में डिजिटल इंप्रूवमेंट्स कैसे हो रही हैं? हम डिजिटल पाकिस्तान में आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान के मशहूर आईटी एक्सपर्ट से, जो कि देंगे आपके सवालात के जवाब। देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको दोबारा से खुशामदीद कहती हूँ। पहले हिस्से में आपने मुलाहिज़ा किया कि किस तरह से रमज़ान मुबारक के महीने की आमद से पहले लोगों को किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है और कौन सी शिकायत ऐसी होती हैं जहाँ चीज़ों की कीमतों में कमी हुई है, वहीं पर ख़रीदार जो हैं वो भी मार्केट में कम आ रहे हैं। और चीनी के अगर हवाले से बात की जाती है तो चीनी डीलर जो हैं वो मार्केट से कहाँ गायब हो चुके हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नासिर सलमान साहब के पास, जो कि वाइस चेयरमैन हैं CM कंप्लेन सेल के। उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। रमज़ान मुबारक की जैसे ही आमद होती है तो फ़ौरी तौर पे एक चीज़ जो है वो दिमाग में आ जाती है और वो ये बात होती है कि चीज़ें जो हैं वो नायाब हो जाती हैं मार्केट से। जैसे हमने पिछली दफ़ा देखा कि आटे का बहरान रहा, चीनी का बहरान आ गया। इस वक्त अगर हम चीनी की बात करते हैं तो पहले मेरे नाज़रीन को ये बताइए कि चीनी में सट्टा क्या चीज़ होती है? तीन चार चीज़ें आपने इसमें मेंशन की हैं अपने क्वेश्चन में। सबसे पहले तो आप कहती को बहरान है, दूसरा आपने ये कहा है कि रमज़ान की शुरू के अंदर ये ऐसा क्यों होता है, और तीसरा आपने एक पॉइंट जिसकी तरफ आपने तवज्जो चाहिए है वो ये है कि चीनी में सट्टा क्या होता है। लेकिन सबसे पहले तो जब आप रमज़ान के हवाले से ये देखते हैं कि लोग इस महीने के अंदर पैसे ज़्यादा कमाना चाहते हैं तो ये एक इहलाकी बहरान है। मुसलमानों के नज़दीक ये बहुत ही ज़्यादा एक अहमियत वाला महीना है, और चूँकि इसके अंदर रोज़ा रखते भी हैं लोग और रोज़ा खोलते भी हैं तो लोग एहतमाम करते हैं, तो डेफ़िनेटली आम रूटीन की ज़िंदगी से ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल करने में आती हैं और वो बिल्कुल घरेलू यूज़ की हैं। उसके अलावा जो चीज़ें हैं ना खाने पीने के अलावा, उसमें कोई ऐसा आप तेज़ी या नीचे आता नहीं देखती हैं। इस मरतबा गवर्नमेंट ने इस सारे रुझान को जो हमें पहले से हमेशा नज़र आया है, इस पे कंट्रोल करने के हवाले से सख्ती की है। पिछली मरतबा भी की हमने। और ये जो आप आटे का बहरान कह रही हैं या चीनी का बहरान कह रही हैं, ये असल में अपोजिशन चूँकि ये समझती है कि अगर इमरान खान साहब हुकूमत पूरी कर गए और जिस तरह से पहले लोग यहाँ पैसा बनाया करते थे, उनके पैसे भी अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं और लोगों को साथ जोड़ने में भी उनको बड़ी मुश्किल हो रही है। तो अब जो ये बदमाशी ख़त्म हुई है हमारे माशरे में, उसको डर को लेकर उन्होंने महंगाई का एक राग लापा। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर रिसोर्सेज को ठीक नहीं इस्तेमाल किया, अगर पाकिस्तान में बहुत गुर्बत है और आज से 60 साल पहले भी लोग मुल्क से बाहर चले जाया करते थे। उसकी सिर्फ वजह थी कि यहाँ गुर्बत को ख़त्म करने के हवाले से बाहर वो अच्छी रकम कमा लेते थे। तो ये कुछ पहला इशू नहीं है, यहाँ पर ये सदियों से मामला चला आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर रिफॉर्म्स नहीं हुई और अभी भी रिफॉर्म्स करने के हवाले से बड़ी ताकतवर हुकूमत चाहिए। पहले तो ये आपने समझना है, चूँकि मैं आपके साथ आज बात कर रहा हूँ, ताकि लोगों को अंदाज़ा हो कि ये जो हम कहते हैं ना एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करेंगे और छू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता कुछ भी। ये लोग ही नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि हमारा पैसे महंगे दामों हो तो हम अपने घर ज़्यादा लेके जाएँ। तो हुकूमत इस मामले में बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट नहीं लेके आ सकती जब तक वो सख्त तरीन सजाएँ ना दे। हम पूरी कोशिश करेंगे। जी नासिर साहब, एक सवाल पूछना चाहूँगी। चीनी आपने 95 रुपये या 96 रुपये के हिसाब से आप लोगों ने रिटेलर को दी, फिर आपने उसे ऑर्डर कर दिया कि तुम इसे 85 रुपये पे सेल करो। ये मैं मार्केट से सुन के आ रही हूँ। तो जिस बंदे को आप पहले 95 या 96 रुपये पे चीज़ दे रहे हैं, वो क्यों आपकी बात मानेगा कि वो 85 रुपये पे चीज़ को सेल करे? अच्छा देखें, जो पहली बात है कि हम जब किसी की बात सुनते हैं तो उसको देखना पड़ता है कि इसमें हकाइक कितने ज़्यादा हैं। अब नहीं, ये तो डेफिनेटली आपको भी देखना पड़ेगा ना कि आप किसी बंदे को कहें कि 95 नहीं, ये मैं आपको बताना यही चाहता हूँ ना, 95 में आप मुझसे खरीदें और 85 में दें। आप किसी बंदे की इस बात पे हंसेंगे, ये कैसे मुमकिन है? तो पहले तो बात यह है कि 85 की एक हमने रकम का इन जो किया है कि इस पे बिकनी चाहिए, हमने इसे सब्सिडाइज़ किया है। और दूसरा जो ये मिलें थी, उन्होंने एक यूनियन बनाई हुई थी कि वो अपनी मन मर्जी से 5 रुपए 10 रुपए चीनी को महंगा करती थी। और तीसरा आपने देखना है कि इंटरनेशनली पूरी दुनिया इस वक्त बहरान का शिकार है, लेकिन चूंकि हम हुकूमत के खिलाफ एक महाज खड़ा करना चाहते हैं तो वो हम समझते हैं कि जनाब हुकूमत नाकाम हो चुकी है, इसलिए जी ये चीनी दस्तयाब नहीं है। पुराने दौर में इतने की थी, अब जब पाकिस्तान बना था डॉलर 1 रुपये का था, डॉलर और वो सेम थे। तो क्या हम ये समझें कि उस वक़्त से अब तक जब डॉलर के अंदर हमारा 152 का हो गया है, तो इसमें हम ये समझें कि पाकिस्तान की क्या बका नहीं रही? ऐसा नहीं है। अब डॉलर नीचे भी गया है, हमारी एक्सपोर्ट्स अगर बढ़ेंगी और इंपोर्ट कम होंगी तो डॉलर हमारा जो है यहाँ सस्ता मिला करेगा। इसी तरह से जो चीनी की जो
कीमत है, इसमें हम रिफॉर्म्स लेके आए। क्रशिंग जो नहीं करेगा 50 लाख रुपए अब उसको जुर्माना होगा। आटे का बहरान पैदा करने की कोशिश की, सिंध ने वहाँ पर अपनी गंदम नहीं निकाली, यहाँ से लोग स्मगल करते थे और सिंध भेज देते थे, KPK में भेज देते थे, लेकिन इसका बहरान पैदा होने हमने दिया नहीं। ये आप उन चंद शिकस्त खुर्दा बंदों के मुंह से सुन रहे हैं। जहाँ तक मामला है कि जो कोरोना के अंदर, क्या आपको लगा कि यहाँ पर गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी की वजह से लोगों को इस किस्म की मुश्किलात हों, बल्कि हमने उसमें परफॉर्म किया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 25 नवंबर को पूरी दुनिया में पाकिस्तान स्ट्रेटजी डे सेलिब्रेट किया कि पाकिस्तान की हिकमत अमली टॉप की हिकमत अमली है। पाकिस्तान के ख़जाने इतने ज़्यादा भरे नहीं रहते, आपको पता है टैक्स कलेक्शन कम है। तो ये इस तरह से नहीं है कि जिस तरह से हम प्रोग्राम करते हैं ताकि लोगों को ये मजबूर कर दें, जी महंगाई ने हमारा तबाह कर दिया। एक बंदे के पास कैपेसिटी होती है कि वो 300 बैग का ट्रक मंगवाता है, क्योंकि उससे कम में एक ताजर का ये कहना है कि वो मुझे खसारे में जाता है। फौरी तौर पर आपका अमला एक्शन में आता है और उसको ज़ख़ीरा अंदोज़ी का नाम देकर उस पर छापा डाल दिया जाता है। क्या ये बातें दुरुस्त हैं? अच्छा देखें, जो इस हवाले से आपको पता है कि हर तरह का ट्रेडर होता है मार्केट के अंदर। बाज़ होलसेलर होते हैं, बाज़ बड़े लेवल के ट्रेडर होते हैं, बाज़ मीडियम होते हैं और बाज़ बिल्कुल लो ग्रेड के होते हैं। ये मार्केट का असूल है कि आप छोटा जो है वो मिडल से लेता है, मिडल जो है बड़े से लेता है और बड़ा जो बहुत बड़े से लेता है। देखें, जो महकमा फ़ूड है इसमें कोई शक नहीं है, वहाँ काली भेड़ें मौजूद हैं जो पैसे खाती हैं, जो लोगों को ब्लैकमेल करती हैं। इस हवाले से 2-2.5 सालों के अंदर ये जो पाकिस्तान जब से बना है उसके गंद को हम समेटने की पूरी कोशिश करें भी तो ये गंद समेटा नहीं जा सकता। हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि लोगों को रिलीफ मिले, आटे के हवाले से शिकायत ना मिलें, लेकिन आप यकीन करें कि हमारी नीयत में आपको कोई शक नहीं नज़र आएगा। आप देखें, हम जितने छापे मारते हैं, लोगों को कोशिश करते हैं कि वो समझें कि ये काम करना मुनासिब नहीं है, और अगर आटा वो सब्सिडाइज प्राइस पे भी बेच दे कोई भी बंदा अपने ग्राहक ज़्यादा करने के लिए, तो इसमें कौन सी बुराई हो जाएगी। आप देखें 200 प्रोडक्ट्स होती परचून वाले के पास, अगर वो नो प्रॉफिट नो लॉस की बुनियाद पे भी आटा बेच दे तो दुनिया के कानून बताते हैं बिज़नेस के कि उसका कारोबार चलेगा। तो ये हमारा अहलाकी बहरान भी है। इसमें गवर्नमेंट को आप इतना ज़्यादा मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। पाकिस्तान में हमेशा जो गवर्नमेंट का निज़ाम है वो बड़ा कमज़ोर रहा है और हमारा कल्चर भी कई जगह हावी हो जाता है। लेकिन इस मरतबा गवर्नमेंट ने पंजाब में स्पेशली पूरी कोशिश की है कि 313 बाज़ार लगाए जाएँ, वहाँ 300 रुपये का आटा मिलेगा आपको थैला, और उसके बाद 60 की चीनी मिलेगी, और 2008 के 18 के ऊपर जितनी भी चीज़ें हम खाते थे रमज़ान में वो मिलेंगी। लेकिन ये हमारी तरफ से एक खलूस से नीयत के साथ कोशिश है उस कल्चर को सामने रखते हुए जो हमारे यहाँ मुरव्विज है। खुलूस नीयत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत काम तो बहुत ज़्यादा कर रही है, ख्वाह वो मार्केट कमेटियाँ हों या वो सस्ते बाज़ार हों। ऐसी क्या नौबत पेश आ जाती है कि एक तरफ पे खान साहब ऐलान कर देते हैं कि सस्ते बाज़ार लगाए जाएं, मार्केट कमेटियां बनाई जाएं, और उसके बाद उन्हें फौरी तौर पे आप ख़त्म कर देते हैं। क्या आपके लोग आपका साथ नहीं दे रहे, या खान साहब ज़्यादा ईमानदार हैं और आप लोग उनका साथ नहीं देना चाहते? ये मैं बताऊं, मैं भी खान साहब की टीम का हिस्सा हूं, तो मैं तो रोज़ अपने दफ्तर में भी बैठता हूं, और ये जो चीफ मिनिस्टर पंजाब कंप्लेंट सेल है इसको भी हमने एक नई जहत पे लेके गए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, खान साहब के साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस नज़रिए की वजह से काम आए कि पाकिस्तान में जो जुल्म का निज़ाम है अब उससे ख़त्म होना चाहिए। जहाँ तक आप ये बात कर रहे हैं कि मार्केट कमेटियों को आपने ख़त्म कर दिया, मार्केट कमेटियों के अंदर रिफॉर्म्स होनी चाहिए और वो वाक़ियतन वहाँ नुमाइंदा होनी चाहिए जिनके पास ये मैंडेट हो कि वो वहाँ पर तब्दीली लेके आ सके। जो मार्केट कमेटियाँ डिज़ोल्व की गई हैं वो बेसिकली पुराने सेटअप के तहत वहाँ पर काम कर रही थी, और जब बार बार महंगाई के हवाले से हमारे यहाँ इशू पेश आया तो उसके अंदर वो अपनी कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहीं। पार्टी के बंदों को, एक बंदे को आप लगाते हैं गवर्नमेंट के ऑफिसरों के ऊपर, एक बंदे की तादाद ज़्यादा है या वो बंदे जो हज़ारों की तादाद में उस इदारे में काम करते हैं, डेफिनेटली वहाँ यूनियन भी बनी है। तो आपको देखना पड़ेगा ये जो सरकारी स्ट्रक्चर है जिसमें सरकारी मुलाजमीन काम करते हैं, करप्शन वो करते हैं, सियासी बंदा नहीं करता। सियासी बंदा अगर करप्शन करेगा भी तो उसका हिस्सा बहुत छोटा होगा। मैं मिसाल देता हूँ, आटे के चेक ट्रकों को आपके ख्याल में कोई सियासी बंदे चेक करते हैं? वो सरकारी मुलाजमीन चेक करते हैं। जो उनको चेक करता है वो कौन करता है? एक मिनिस्टर जो है
वो मौजूदा हालात में, जैसे मैं एक सियासी वर्कर हूँ, मैं ये अपनी गवर्नमेंट को एक सजेशन देना चाहूँगा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि मिनिस्टर को चाहिए कि सरकारी मुलाजमीन की ACR लिखे। अदरवाइज़ आप जो समझती हैं कि जब सियासी पार्टी का बहरान नहीं है, ये असल में पाकिस्तान में सरकारी मुलाजमीन की ट्रेनिंग ऐसी नहीं वही है। बात कर रहे हैं कि जैसे ब्यूरोक्रेसी आप लोगों का साथ नहीं दे रही थी सिस्टम को चलाने के लिए, या बाकी जो लोग हैं। आपके ख्याल में जो नवाज शरीफ साहब हैं, उनको ये सब एक खास माइंड सेट है। रेलवे का बेड़ा गर्क नवाज शरीफ के दौर में था, PIA का बेड़ा गर्क नवाज शरीफ के दौर में था। जिस जगह पे आप आई हैं, टाउन हॉल, ये गढ़ था यहाँ पर नवाज शरीफ का, इसकी बिल्डिंग PTI ने गड़बड़ की है। ये क्या बातें कर रहे हैं कि उनका ये अपडेटेड नहीं है। वो चूंकि वो भी खाते थे पहले, मैं आपको बताऊं, वो सियासी मुलाजमीन वो भी खाते थे, तो एक अच्छा तासुर मिल रहा था। असल में कोई डिलीवर वो भी नहीं कर रहे थे। कचहरी के अंदर लाखों बंदे जाते हैं, वो बिल्डिंग सफिशिएंट नहीं है। इतने टाइम से आपकी गवर्नमेंट चल रही है, 2.5 साल से तनकीद बराए तनकीद के अलावा इस्लाहात कहाँ कहाँ की गई और किस किस तरह से की गई हैं? अच्छा देखें, सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है, उसने हर माशरे के तबकात के अंदर ना सिर्फ इस्लाहात की हैं, बल्कि इसके समरात जो हैं, इसके समरात पूरे माशरे में आप देख सकते हैं। मैं मिसाल देता हूँ आपको, PIA हमारा दिवालिया हो चुका था। हमारा जो वापडा का इदारा है, वो इस कैपेसिटी को जो करने से कासर था कि आप वहाँ पर बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन करें। एंटी करप्शन का महकमा डेड था, FIA के महकमे को ख़त्म कर दिया गया था। उसके अलावा ये जो नैब है, इसके अंदर कमर जमान साहब नामी बंदे लगाए गए, जो कि आप सोच नहीं सकते नवाज शरीफ साहब के घर के ज़ाती मुलाजिम थे। इसके अलावा भी हमने जो ये सियासी तौर पे मुदाखलत होती है, उसे बहुत हद तक कम किया। लाहौर के अंदर थाने बिका करते थे कि फ़लाँ आदमी को पैसे दें, फ़लाँ सियासी आदमी को पैसे दें, वो वहाँ SHO लगाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये अब यहाँ मौजूद नहीं है। कोई शख्स ये दावा नहीं कर सकता कि मैं सियासी आदमी हूँ और किसी थाने में मैं अपनी पसंद का बंदा SHO लगवाऊंगा। ये बहुत बड़ी तब्दीली है। लेकिन बदकिस्मती से इमरान खान साहब ने बहुत सारे लोग जो सियासत में आते थे, मीडिया में आते थे, मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अंदर ऑफिसर लगते थे, उनकी रोटी को बंद तो नहीं बिल्कुल किया, लेकिन वो बहुत हद तक कम हो गई है। वो एक महाज की शक्ल में PTI गवर्नमेंट के खिलाफ चारों तरफ से हमले कर रहे हैं। अदरवाइज इस वक्त पंजाब में, लाहौर में जो अमन व अमान की सूरत हाल, वो पाकिस्तान जब से बना है आज तक इतना अच्छा अमन व अमान पंजाब में नहीं रहा। इतने अच्छे काम किए, अमन व अमान आपने बरकरार रखा, एक आम आदमी का रिलीफ कहाँ चला गया? वो एक आम आदमी जो समेत मेरे उन 1 करोड़ नौकरियों का मुंतज़िर रहा, और समेत मेरे वो नया पाकिस्तान जो आपकी पार्टी का स्लोगन रहा है। खान साहब कंटेनर से बताते रहे हैं, रोज़ अव्वल से लेके आखिरी दिन तक हमने कवरेज की, इस्लामाबाद तक गए। वो नया पाकिस्तान कहाँ चला गया जिसमें एक आम आदमी ये कहता है कि मेरी बस से, मेरी पहुंच से बाहर है कि मैं रमज़ान के लिए खजूर भी ख़रीद सकूं? अच्छा देखिए, जो सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, ये जब से पाकिस्तान बना है, इसमें मजमूई तौर पे लोग बहुत गुर्बत का शिकार रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट अगर रिफॉर्म्स करती, लैंड रिफॉर्म्स जो कि इंडिया में 1954 में हो गई, सबसे बड़ी बात को आपने समझना है, जब लैंड एक गांव के अंदर एक बंदे के पास 1 एकड़ है और एक बंदे के पास है 100 एकड़, तो वो 1 एकड़ वाला 100 एकड़ के सामने कैसे खड़ा हो सकता है? जहां तक आप ये कहती हैं कि गरीब आदमी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो 50 लाख नौकरियां देने का वादा किया, तो मैं आपकी इतला के लिए अर्ज़ करता हूं कि ओवरसीज़ जो हमारे यहाँ से बाहर भिजवाने के हवाले से जो बंदे हैं, तकरीबन 15 लाख के करीब हमने बंदों को बाहर के मुल्कों में भिजवाया है। उसके अलावा हमने पाकिस्तान की आबादी है 22 करोड़। 22 करोड़ में नौजवान कितने? अब पाकिस्तान में नौजवानों की तादाद भी 65% से ज़्यादा है। और अगर आपने 15 लाख बेची तो बाकी के नहीं, आप ज़रा समझने की कोशिश करें। आप पाकिस्तान के अंदर जो तालीम मुरव्विज है ना, वो इंग्लिश को समझना, इंग्लिश को बोलना, ये समझी जा रही है। पाकिस्तान में टेक्नोलॉजिस्ट बहुत कम है। पाकिस्तान में जो कॉलेजेस PTI ने खराब नहीं किए, पाकिस्तान के हस्पताल PTI ने खराब नहीं किए, पाकिस्तान में इदारों को तबाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं किया। नहीं, आप जो बात करना चाह रही हैं कि 65% लोगों में से आपने कितने परसेंट लोगों को दी? आपने 40 सालों के लिए जिन बंदों के पास ये हुकूमत रही है, उनसे आप ये सवाल नहीं पूछ रही। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ। मियाँ साहब को देखें, 2.5 साल हुए। एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अगर अवाम के सामने आके खिताब में ये कहते कि जी मेरी बस
बस से बाहर है कि मैं अदारे मेरा साथ ही नहीं दे रहे, मैं बेबस हो चुका हूँ। इमरान खान साहब खुद कहते हैं रैकेट पे आके मियाँ साहब को वापस नहीं ला सके। पैसा कहाँ गया? जरदारी से पैसा लेना था, नवाज शरीफ से पैसा लेना था, पैसा तो लिया नहीं आप लोगों ने। देखिए, इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ से, पीटीआई का कोई बंदा अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा। देखें, जो आपको पता है कि हमने 800 अरब रुपया लिक्विडेशन बोर्ड ने जो ज़मीनें रिकवर की हैं, कितनी हैं? मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बताना चाहता हूँ, 800 अरब रुपया। और आपको बताऊँ कि वापडा ने 200 अरब रुपए की बिजली थेफ्ट की रिकवरी की है। आपके ख्याल में जो पिछले साल को मार्च में यहाँ पर कोरोना के हवाले से ये हालात पैदा हुए हैं, उसके बाद पाकिस्तान में 41% टैक्स रेवेन्यू के अंदर इजाफा हुआ है। हर इदारे के अंदर मुलाजमीन को तनख्वाहें मिल रही हैं। पूरे जो हमारे यहाँ एक बोर्ड कायम किया गया है जो कि स्टील मिल को लगाएगा। देखें, आप इस तरह से मामलात को पेश करने की कोशिश मत करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अमेरिका के मुकाबले की जीडीपी यहाँ कर देगी। हमारे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के तरह के लोगों को तालीम की सहूलतें मैसर होंगी। जो यहाँ पर रैशनल तरीक़ाकार चल रहा था, इस वक्त पाकिस्तान उससे बहुत बेहतर तरीके पर खड़ा है। आज जो डॉलर 152 रुपये पे आया है, इसमें गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडाइज नहीं किया। आज जो डॉलर 152 रुपये पे आया है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ी है, पाकिस्तान में इंपोर्ट्स को कम किया गया है। आज पाकिस्तान में किसी बंदे के मुंह से ये बात नहीं सुनती कि फलां आदमी ने मेरे तरफ फ़ोन किया कि अगर आपने मुझे 10 करोड़ रुपया ना दिया तो मैं आपको बम से उड़ा दूंगा। आज पाकिस्तान में ड्रोन अटैक नहीं है, आज पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं है। मुझे सबसे आखिर में मेरे प्रोग्राम के ये बता दीजिए कि चेक एंड बैलेंस किस तरह से रहेगा? जो सहूलत बाज़ार आपने बनाए हैं उसको कैसे आप उसकी बात को यकीन दहानी की तरफ लेकर जाएंगे कि यहाँ पे जो कीमतें फ़िक्स की गई हैं वो लोगों को मिल रही हैं? जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं, जैसे रमज़ान मुबारक में कुछ चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है, वो लोगों तक सही पहुँच रही है, नहीं पहुँच रही, उसका चेक एंड बैलेंस कैसे होगा? हमारे यहाँ से पीटीआई वॉल्टन कैंट से कासिम फौजी नामी एक कारकुन आए पीटीआई के। उन्होंने वॉल्टन के अंदर एक जगह से यूटिलिटी स्टोर से एक परचेज़ की और उस परचेज़ में ना तो आटा था ना चीनी थी। मैंने फौरी तौर पे एमडी यूटिलिटी स्टोर उमर लोधी साहब से फ़ोन किया, उनको फ़ोन पे बताया कि वॉल्टन कैंट के अंदर जो यूटिलिटी स्टोर है वहाँ ये चीज़ें नहीं हैं। उनके यहाँ से आरएम हैं जो फैज़ान हबीब साहब, उन्होंने मुझे फ़ोन करके मुतलका बंदे से बात कराई कि इस वक्त 2 बजे डिलीवरी आती है, वो आ गई है। पीटीआई के जो कारकुन हैं, पीटीआई के साथ जो वबस्तगान हैं, ये हर चीज़ के ऊपर इंशाल्लाह ताला ना सिर्फ नज़र रखे हुए हैं बल्कि सिस्टम को इम्प्रूव करने के हवाले से एक जुनूनी और एक इनकलाबी कारकुन के तौर पे वो पूरे पाकिस्तान में है। और मैं आपको पूरी ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि इस हवाले से जो मीडिया के अंदर भी एक फ़िज़ा पाई जाती है, ये तमाम चीज़ों को आप इस मरतबा रमज़ान में देखेंगे कि ये पहले से बहुत बेहतर है। थैंक यू सो मच नासिर सलमान साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि आइंदा आने वाले दिन हम सब के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। बिलखुसूस इमरान खान साहब पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं कि मैं पाकिस्तान के नौजवानों का ख्याल रखूंगा और बिलखुसूस उस गरीब आवाम का ख्याल रखा जाएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़न फ़ायज़ा बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान, पाकिस्तान जिंदाबाद।